अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपने थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का लेक्चर पढ़ा था। इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको पहले सुनना है, क्योंकि उन्हीं से आगे इसका तसलसल है इस लेक्चर का। अब इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है, वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अहम आर्टिकल है, और इससे आगे या इसके साथ ही हमारी एक बड़ी फिजिक्स की अहम ब्रांच ने जन्म लिया, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को लेकर ये आगे बढ़े। उसके बाद ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स को, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर ये मामलात थे, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये जो स्टैटिस्टिक्स जो डील करती है उसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है। उनमें से जो एक स्टैटिस्टिक्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, और एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो फोटॉन्स के बारे में है। वो भी इंशाल्लाह अगर मुमकिन हो सका, जो कि बीएससी लेवल तक तो नहीं है, वो हमारा जो है वो एमएससी का टॉपिक है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ले जी, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम है, गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से ताल्लुक़ है। तो आज हम बड़ा ही हमारा जो फिजिक्स का अहम एक आर्टिकल है उसको इंतहाई आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये हमारा 3 से 4 लेक्चर्स में मुकम्मल होगा, ठीक है। तो आज हम इसका कुछ हिस्सा अभी इसका करेंगे, और बाकी फिर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिलेगा। देखिए, हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ही इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बेस है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेट्स से कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आपस में टकरा रहे हैं। आपस में टकराने की वजह से इनकी जो वेलोसिटीज हैं, इनकी जो स्पीड्स हैं, वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने हमें ये कहा कि इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो 0 से लेकर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दिस कंटेनर इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, उन मॉलिक्यूल्स, इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, उनकी जो स्पीड है वो 0 से लेकर इंफिनिटी के दरमियान हो। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, एक्चुअली हमने इस ग्राफ तक पहुंचना है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, इससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये हमने इसको देखना है। बस अगर हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या चलें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं इधर ऐसे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आप लिख लें, और ये उनकी स्पीड है। इसके दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, हम नहीं, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ आ गया ये, ठीक है। ये ग्राफ क्या जाहिर कर रहा है कि वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत कम है उनकी तादाद भी बड़ी कम है, और वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनकी तादाद भी बड़ी कम है। मसलन आप इसको आप यूं ले लें कि अगर फर्ज करें आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, उनमें से बहुत थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जिनकी, अगर आप उनकी हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन लेना शुरू कर दें, हाइट का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो बहुत थोड़े ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होगी, और इसी तरह से बहुत थोड़े बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो ज्यादा तादाद जो है वो कौन सी होगी? जिनकी हाइट बिल्कुल मिडल, दरमियान में होगी, तो दरमियाने साइज के लोग जो हैं वो ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई? अब इनका क्या काम है, हम कहां क्या करना क्या चाहते हैं या किस रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, वो ये है कि अगर फर्ज करो इस ग्राफ में हम देखें तो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ये है, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा है, सॉरी, ये वो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं जिनकी ये वाली स्पीड है, इसको यूं कह लो। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने किया ये कि हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ये है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये बताना कि इतने पार्टिकल्स जो हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, इसमें अरबों खरबों की तादाद में एक मोल भी अगर गैस ले ली जाए तो एक मोल के अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये आप खुद अंदाजा लगा लें कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स में से हम ये पता चलाएं कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है, 500 मीटर पर सेकंड है, कितनों की इतनी है। उन्होंने कहा ये नहीं हम कर सकते। कर क्या सकते हैं फिर? हम ये कर सकते हैं कि इनमें से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 400 से 405 के दरमियान है, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो 200 मीटर पर सेकंड से 203 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। यानी एक खास रेंज में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रेंज, कितनी रेंज? यानी V और V प्लस dV। अब आप ये देखें ना, V अगर 200 है तो V प्लस dV कितना हो गया? 203। तो dV कितना आ गया? इसमें से ये माइनस करें तो कितनी रेंज आ गई जी? 3 आ गई। यानी dV की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी इस रेंज में 200 से 203 के दरमियान, 400 से 405 के दरमियान कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इस रिजल्ट तक हमने पहुंचना है कि we have to find, or we will find the number of molecules in a unit volume जिनकी स्पीड V से लेकर V प्लस dV के दरमियान होगी। वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। बात अंडरस्टैंड कर गए कि हमने किस रिजल्ट तक पहुंचना है जी? वी विल फाइंड by using
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम अ रेंज v from a velocity starting from v to v plus dv। इससे खास रेंज में हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है जी। ठीक है, तो आइए इसको डेरिवेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बेटा ये देखिए, बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिसको मैंने लिखना नहीं है, आप बेहतर है कि आप रजिस्टर या कॉपी ले लें, पेन ले लें और ये साथ साथ चीजें जो हैं वो लिखें, अगर आप इस आर्टिकल को सही तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल को मुकम्मल करने के बाद आपको ये लगेगा कि मैंने इस पर काफी मेहनत की है। बात समझ में आ गई? तो जितनी मेहनत मैंने की है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत डेफिनेटली मैंने आप लोगों के लिए की है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इसको यानी जिस मकसद के लिए हमने ये मेहनत की है कि आप इसको सीख लें, आपको इसका मैक्सिमम आइडिया हो जाए, तो वो इंशाल्लाह आपको इसको समझना चाहिए। और ये जो आर्टिकल है ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट तो है ही, इसका ताल्लुक केमिस्ट्री से भी है। तो आगे आने वाले दौर में अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं, अगर उन्होंने आगे जाकर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ा, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वहां पर भी टांग अड़ाएगी। तो इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है जी, लेकिन हमने कंटेनर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, n और r की स्पीड जो है वो क्या है, डिफरेंट है, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक होगी बात। अब इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसको हम वेलोसिटी एक्सिस कहेंगे, ये हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स नहीं है, आप समझ लेंगे वेलोसिटी एक्सिस है जी। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी स्पीड ये है इस डायरेक्शन में, एक की स्पीड जो है वो ये है, ऐसे है, एक की स्पीड ज्यादा है वो ये है, एक की स्पीड इधर है, तो एक की स्पीड ये है। तो इन सारे वेक्टर्स को हम एक डायग्राम के ऊपर एक जाहिर कर सकते हैं। और वो कैसे जाहिर करेंगे, फर्ज करें एक मॉलिक्यूल की स्पीड इधर है, तो ये वेक्टर ये हो गया, एक की स्पीड अगर इधर है तो ये हो गया, अगर ज्यादा है ये हो गया, ऐसे। तो हम इसकी एक वेलोसिटी स्पेस बना लेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी, ये वेक्टर्स हमारे जो हैं ऐसे, आप बेशुमार वेक्टर जितने ड्रॉ कर सकते हैं कर लें, क्योंकि हमारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक की स्पीड डिफरेंट। बात समझ में आ गई? 0 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, इतने वेक्टर्स लेने की बजाय हमने हर वेक्टर का जो एंड पॉइंट है उसको एक पॉइंट से जाहिर कर लिया। तो यहां भी एक पॉइंट होगा, इसका मतलब है ये फिर हमारे पास क्या बन गई, एक वेलोसिटी स्पेस बन गई। क्या बन गई जी? वेलोसिटी स्पेस बन गई जी, ऐसे। ठीक है, ये वेलोसिटी स्पेस बन गई, यानी आप हर पार्टिकल या हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को एक पॉइंट से जाहिर कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये पॉइंट से जाहिर कर सकते हैं। दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का ये समझ ले एंड पॉइंट, और ये एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। बात क्लियर होगी? कोई मुश्किल तो नहीं है? चल, अब हम इस स्पेस में, वेलोसिटी स्पेस के अंदर हम एक कर लेते हैं, एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। लो, ये एक वेक्टर कंसिडर कर लिया, एक मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब आप ये देखें, इसमें हम एक बनाएंगे, एक बना लेते हैं जी,
यहां एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब बन गया, ठीक है। अब आप ये देखें, कुछ पॉइंट्स जो हैं इस क्यूब के अंदर आएंगे। इस क्यूब की जो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली साइड जो है, इसको हम क्या कहेंगे, dvx। इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो dvy, और ये क्या करेंगे, dvz। अब ये देखो, गौर करो, अगर मैं इसका जो ये वाला जो एंड है इससे मिला दूं तो ये देखो, ये बन गया। ये हमारा जो वेक्टर है, ये वाला, दिस इज अ dv वेक्टर। समझ आ गई बात। अब ये क्या था, लाल वेक्टर v, और ये जो काला वेक्टर है ये क्या बन गया, दिस इज v प्लस dv। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स या इस क्यूब के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब है वो क्या होंगे, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस क्यूब। और कौन से मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड v से v प्लस dv के दरमियान में। सो इस डब्बे के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से dn मॉलिक्यूल्स हैं, बात समझ में आ गई। दीज आर दी मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम, इन दिस वॉल्यूम, इन दिस क्यूब, जिनकी वेलोसिटी रेंज जो है, वेलोसिटी रेंज या जिनकी वेलोसिटी किस रेंज में है, v प्लस v टू v प्लस dv। अब इसके अंदर ये जो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो गए जी, 3 कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, vx, vy एंड vz। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। v ये हम लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। बेसिक फिजिक्स को या बेसिक वेक्टर्स का फार्मूला लगा के आप ये देख सकते हैं। अब ये देखें जी, किस कहानी कहां तक पहुंची, इधर उधर कहानी को नहीं लेकर जाना। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड 0 से इंफिनिटी के दरमियान है। अगर हम उनकी वेलोसिटीज को वेक्टर से जाहिर करें तो कोई वेक्टर हमारा छोटा आएगा, कोई बड़ा आएगा, कोई हर तरह का वेक्टर आएगा, क्योंकि उनकी जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, वो 0 से लेकर इंफिनिटी के दरमियान कुछ भी हो सकती है। और जो वेक्टर की लेंथ होती है वो किसको जाहिर करती है, वो उस वेक्टर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, विच इज इक्वल टू स्पीड। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। फिर हमने क्या किया, हर मॉलिक्यूल का जो एंड पॉइंट है उसको हमने, ये कोई मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक, यहां वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन यहां से यहां तक है, इस डायरेक्शन में है। तो हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v। फिर हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया जिसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है, सॉरी, जिसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कोई वॉल्यूम होगा इस क्यूब का। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे जिनकी वेलोसिटी रेंज v से लेकर v प्लस dv के दरमियान होगी, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने इस मॉलिक्यूल इस डब्बे में आ जाएंगे वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। अब यहां से आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने की इस रेंज के अंदर v टू v प्लस dv, इस रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या लफ्ज मैंने बोला है, प्रोबेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना। अब किसी भी रेंज में लेट्स से कि मैं 400 से 405 के दरमियान, 400 मीटर पर सेकंड से 405 मीटर पर सेकंड के दरमियान वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना चाहता हूं।
तो दरमियान वाले, इनके दरमियान वाले जिनकी स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड 400 से 405 के दरमियान है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्ज कर लें कि इस और इस रेंज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, लेट्स से dn है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल, एक सिक्का आपके पास हेड एंड टेल, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी आप हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, बात समझ में आ गई, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये देखो, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है अब दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर एक, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, नंबर एक कि ये वो मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी रेंज v से v प्लस dv है, उनकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर एक कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है यानी उसकी वेलोसिटी पर कि 400 वाले, अब देखें ना, अगर वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू आप चेंज कर दें कि नहीं जी मुझे तो 400 से 405 के दरमियान नहीं चाहिए, मुझे 200 से 210 वाले चाहिए या 200 से 203 वाले चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए फिर ये जो है उनकी प्रोबेबिलिटी और होगी, 200 से 205 वालों की प्रोबेबिलिटी और होगी, 400 से 405 वालों की प्रोबेबिलिटी और होगी। तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक खास रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की, वो एक फंक्शन पे डिपेंड करेगी, और वो फंक्शन किसका होगा? वेलोसिटी का फंक्शन होगा। और नंबर 2, और किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी की रेंज पे डिपेंड करेगी। यानी अगर आप 400 से 405 वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और होगी, और 400 से 410 के दरमियान पाए जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी और होगी। ये फ्रैक्शन और आएगी ना, यानी अगर आप ये तब्दील कर दें 4 से 400, यानी जितनी आप अब समझ लेंगे रेंज कम करते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। 400 से 405 के दरमियान प्रोबेबिलिटी और होगी, 400 से 402 के दरमियान प्रोबेबिलिटी और होगी। इसका मतलब है आपने रेंज कम कर दी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी, मॉलिक्यूल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात? चलें, अब यहां पर ये देखेंगे, अब ये जो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया जिसके 3 कंपोनेंट हैं Vx, Vy, Vz, तो फर्ज करें कि P1 इज द प्रोबेबिलिटी किनकी? के dnVx, के वो जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनके पाए जाने के dnVx क्या है? dnVx इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी रेंज कहां से कहां तक है? Vx टू Vx प्लस dVx, यानी इस वेलोसिटी रेंज में हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? dnVx। इसी तरह से dnVy कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेना, ये इनकी वेलोसिटी रेंज क्या होगी? Vy टू Vy प्लस
डी वी वाई। इस तरह से डी एन वी जेड इज इक्वल टू, यानी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की पाए जाने की किस रेंज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है अलोंग जेड एक्सिस, वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब है ये P1 क्या आ गई जी? P1 इज दी, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं ताकि आप एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख लें। ठीक है, DNVX बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, DNVX बी द नंबर ऑफ molecules having velocity in the range of Vx to Vx plus dVx, यही मैंने आपको बताया। So what are D and Vx? These are the number of molecules having velocity in the range Vx to Vx plus dVx। ठीक है, और ये फिर क्या आ गया? This is the probability of DNVX number of molecules in the velocity range Vx to Vx plus dVx। समझ आ गई बात? तो ये DNVX डिवाइड बाय n, बेटा ये क्या आ गया? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ DNVX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये DNVX नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है किसके दरमियान पाए जाने की? Vx to Vx plus dVx। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी बताइए जी? ये क्या बन गई जी? चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस आप कह रहे हैं तो ये क्या आ गया? Vx इंटू dVx। कोई मसला तो नहीं है? इसी तरह से DNVy, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी इन द रेंज Vy to Vy plus dVy, and these are the number of molecules having velocity in the range Vz to। तो इसी तरह से ये जो प्रोबेबिलिटी वाला है हम यहां पर इसके लिए भी सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट आप क्या लिख सकते हैं? DNVy ओवर n इज इक्वल टू FVy into dy। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से P3 क्या आ गई जी? DNVz ओवर n इज इक्वल टू FVz into dVz। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब व्हाट विल बी द कंपोजिट, द टोटल प्रोबेबिलिटी? इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इनका कंपोजिट ले लें। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इनका बेटा कंपोजिट ले लेंगे तो कंपोजिट, ठीक है, तो वो क्या बनेगी जी? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 P3, तो वो क्या आ गई जी? ये चूंकि डेरिवेटिव है तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा D3n, और इन सब के साथ हमें लिखना पड़ेगा Vx, Vy, Vz। समझ आ गई बात? डिवाइड बाय n, n का क्यूब नहीं कर देना क्योंकि n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो 3 गुना उसका जो है ना वो 3 पावर नहीं इंक्रीज हो गई। समझ आ गई बात? तो ये n ही है। अब उसके बाद ये किसके बराबर आएगा जी? ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। राइट हैंड साइड में क्या बना? f ऑफ Vx, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, f ऑफ Vy, f ऑफ Vz इंटू dVx dVy dVz। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से n को इधर ले आए तो हमारे पास क्या बन गया जी? क्या बन गया? d क्यूब n Vx Vy Vz इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ Vx, f ऑफ Vy, f ऑफ Vz
इंटू डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। कोई मसला तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। अब यहां आप जरा गौर करें यहां पर कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाले तीनों जो फंक्शंस हैं, ये जो पहला फंक्शन है ये किसका है? वी एक्स का फंक्शन है। ये दूसरा फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ वी वाई एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ वी जेड। अब इनके लिए मैं दो चीजें बोलूंगा कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं, ये हमारे जो फंक्शंस हैं दे आर आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, इसको जरा ध्यान से समझना है। आइसोट्रोपिक का फंक्शन है, ये फंक्शन तो हैं डिफरेंट, यानी दीज फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज अ फंक्शन ऑफ वी ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वी ऑफ वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वी जेड। सो दे आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन एक बात, आइसो का लफ्ज क्यों आया, ये बात समझनी जरूरी है कि ये फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर इस फंक्शन को हम सॉल्व करें और इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो फिर बाकी दो का भी जो सॉल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। अगर इसका लॉगरिथमिक आ जाए तो फिर बाकी दो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। अगर इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ये अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फिर इसका मतलब ये बाकी दो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय आइसोट्रोपिक। चूंकि ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये आइसोट्रोपिक हैं, इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर, ऑल्सो दे आर सिमिलर फंक्शंस। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होगा। इसको जरा समझने वाली बात है कि व्हाट वी मेंट बाय द प्रोडक्ट, इनका जो है वो कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने, जस्ट मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं कि आप ये कहते हैं कि पाइप में अगर पानी फ्लो कर रहा है किसी पाइप के अंदर, तो उसमें एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एरिया एक अलग फंक्शन है, वेलोसिटी एक अलग फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है, दोनों फंक्शंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी जितना पानी इस एरिया में आ रहा है उतना ही आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से चूंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, आइसोट्रोपिक फंक्शंस हैं, लिहाजा क्या होगा? ये होगा जी कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इट मींस इनका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कह देते हैं जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इन तीनों का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आएगा जी? 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इनका डेरिवेटिव क्या आ गया? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड, समझ आ गई बात? इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं जी, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम हमने नहीं मिटानी, इसको आगे लेकर चलेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये तीनों फंक्शंस हैं, तो u प्लस v प्लस w, u v w, तीनों प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाएं तो क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बाकी दो को कांस्टेंट कर लें तो क्या बनेगा? क्या आएगा जी? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बाकी दो वैसे आ जाएंगे, वी वाई, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड, ठीक है। साथ क्या आ जाएगा? डी वी जेड, डी वी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ वी वाई, एफ ऑफ एक्स और
एफ ऑफ जो z है वी जेड, ये कांस्टेंट आ गया, इंटू डी वी वाई, प्लस एफ डैश ऑफ वी जेड और साथ एफ ऑफ वी वाई एक्स और एफ ऑफ वी जेड इंटू डी वी जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात जी? पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया, बाकी वाले दो कांस्टेंट, फिर इसका डेरिवेटिव दो, बाकी वाले दो कांस्टेंट, फिर इसका डेरिवेटिव, बाकी दो कांस्टेंट। तो अब इनमें अगर मैं तीनों को एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई और एफ ऑफ वी जेड इन पे डिवाइड कर दूं, एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड, पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, एफ ऑफ एक्स वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड। इस इक्वेशन को हमने तीनों पे क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया। लेकिन डिवाइड करें तो हमारे पास ये और ये कट गया, बाकी क्या रह गया? एफ डैश ऑफ वी एक्स, ये डेरिवेटिव है, डिवाइड बाय एफ ऑफ वी एक्स, ये बाकी रह गया, ये इससे कट गए, इंटू डी वी एक्स, प्लस एफ डैश ऑफ वी वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ वी वाई डी वी वाई प्लस एफ डैश ऑफ वी जेड ओवर एफ ऑफ वी जेड इंटू डी वी जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो मेरा ख्याल है नहीं है। अब आगे देखें जरा, अब आप बेटा इस इक्वेशन को जरा देखो, हमने किस रेंज के अंदर हम मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं? V टू V प्लस डी वी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इनिशियल वैल्यू है, ये जो V है, ये हमारी थ्रू आउट इस सारे सिनारियो के अंदर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी जो आप एक रेंज लेंगे कि मैं चाहता हूं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें 400 से 405, 200 से 205, तो इसका मतलब वो जो इनिशियल वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी वो क्या लेनी पड़ेगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इफ V इज कांस्टेंट, तो इसका जो फिर डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। सो इफ V इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ V इज कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा? इसका डेरिवेटिव लें जी, क्या बनेगा? 2Vx dVx प्लस 2Vy dVy प्लस 2Vz dVz इज इक्वल टू 0। यह समझ आई बात कि V हमने क्या किया है कि जो इनिशियल वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट से मुराद ये है कि आपने एक वैल्यू ले ली, उस केस में वो वैल्यू फिर थ्रू आउट जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। अब इसको 2 से मैं, ये सारा खत्म हो गया, यहां ऐसे कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब यहां पर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कांस्टेंट को बाद में हम फिर कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, यहां पर इसको कांस्टेंट लेंगे जी m बीटा, इसको हम m बीटा से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, m बीटा से हम लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है, अब इसको ऐड करें जी, तो यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है।
इसको यहां से यहां ऐसे इसको मिटा देते हैं। अब इनको ऐड करते हैं। अब ऐड करने देखें, इधर से dvx और dvx जो है वो क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f डैश ऑफ v ऑफ x ओवर f v ऑफ x प्लस m इज द mass of the molecule, बीटा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, m बीटा vx इंटू dvx प्लस f डैश ऑफ v ऑफ x, सॉरी v ऑफ y ओवर v ऑफ f ऑफ v ऑफ y प्लस m बीटा vy इंटू dvy प्लस f डैश ऑफ vz ओवर f ऑफ vz प्लस m बीटा vz इंटू, इसको थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, ठीक है जी, dvz इज इक्वल टू 0। आई होप के ये आपको समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आपने ऐड कर दिया है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब ये देखो, चूंकि इन तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर देखें ai प्लस bj इज इक्वल टू 0, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b एंड इज इक्वल टू 0। ये कम मुमकिन है जब a भी 0 होगा b भी 0। तो इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को अगर हम फर्ज कर लें f डैश ऑफ v ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ v ऑफ x प्लस m बीटा v ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बेटा डेरिवेटिव ही है ना, समझ आ गई बात, इससे डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है ये एक क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर इसमें मैं ये जो f ऑफ किसी फंक्शन का सॉल्यूशन चाहता हूं, तो फिर इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बात समझ में आ गई। तो इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लो जी इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ डैश v ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ v ऑफ x प्लस इसको उधर ले जाएं, तो माइनस m बीटा इंटीग्रल ऑफ v ऑफ x, ये चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, इधर बेटा dvx भी आपने लेना है, इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो इधर क्या आ जाएगा vx ऑफ dvx, ठीक है जी। अब यहां से इसको इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, जैसे अगर फर्ज करें 2x ओवर एक्स स्क्वायर हो ऐसे लेट से इनटू dx, तो इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब है इसका क्या आएगा फिर ln ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन का एक सादा सा फार्मूला है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन मैं अब लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ले बेटा जी इसका लिखें जी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, ln ऑफ f ऑफ v ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ये वाला इधर ले गया ना, माइनस m बीटा, तो कांस्टेंट आ गया m बीटा। इसका इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, x इंटू डी एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, समझ आ गई बात। तो क्या बन गया जी, वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2
प्लस कांस्टेंट कोई आएगा तो यहां पर हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ln ऑफ a इज अ कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आसानी की खातिर हमने ये ले लिया। तो यहां से इसको इधर ले आए तो ln ऑफ f ऑफ v ऑफ x माइनस ln ऑफ a इज इक्वल टू माइनस m बाय 2 v ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये लॉगरिथम का फार्मूला लगाएं तो क्या बन गया, ln ऑफ f ऑफ v ऑफ x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइड बाय 2 v ऑफ x स्क्वायर। इसको लॉगरिथम को ये अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो तो इधर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया f ऑफ v ऑफ x, और साथ ही हम a से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। a ये पहले इसको लिख लो ना, इधर लॉगरिथम क्या आएगा, e माइनस एम बीटा बाय 2 v ऑफ v एक्स स्क्वायर, और ये जो a है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ले जी, इसका मतलब है f ऑफ v एफ इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से सिमिलरली f ऑफ v ऑफ y क्या आएगा, a और b तो मास ऑफ द मॉलिक्यूल, बीटा b और a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो वैसे वैसे आ जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस एम बीटा बाई 2 वी वाई स्क्वायर, एंड f ऑफ v z क्या आ जाएगा, a इंटू ई रेज पर माइनस एम बीटा बाई 2 वी जेड स्क्वायर। अब आइए देखें, ये जो हमारी इक्वेशन थी जिसमें डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड किसके इक्वल था, ये वाला। अब इसमें से हमने एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जेड ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इनकी वैल्यूज इन तीनों की जो वैल्यूज हैं हम इसमें करेंगे पुट। तो इसमें पुट करेंगे तो पुट करने से देखो क्या होगा कि डी क्यूब एन वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई वी ऑफ जेड इज इक्वल टू एन, ये वाला। अब इन तीनों को चूंकि आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब। अब जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमें पता है ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर वाई हो तो क्या लिखा जा सकता है, ई रेज पावर एक्स प्लस वाई। तो अब हम यहां पर भी क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज पावर। अब इन तीनों को जब पावर्स को हम ऐड करेंगे तो माइनस एम बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ये तीनों में है, तो माइनस एम बीटा बाई 2 कॉमन आ गया। तो बाकी क्या बच गया जी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू एन ए क्यूब ई रेज पर माइनस एम बीटा बाई 2 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर क्या बन गया, वी स्क्वायर बन गया, दिस इज वी स्क्वायर। अब यहां तक आपने इसको देखना है, ठीक है। अभी ये जो है वो ठीक है, ये अब यहां तक इसमें हमने इसको देखना है। हमारे पास इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपने पहले एक दो दफा लिख लेना है, ठीक है। अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ चूंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है, इसको इतनी लंबी रिकॉर्डिंग को अपलोड करना जरा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको यहां पर रोकते हैं और उसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलाते हैं।